हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के रिकॉल पार्ट में 9 क्लास के अगले 2 चैप्टर्स का रिकॉल करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो अब तक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं उसको समझते हुए आगे के 2 चैप्टर इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेटिक राइट से समझते हुए डेमोक्रेसी की व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। आप फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ इंस्टीट्यूशन से मतलब संस्थाओं से ऐसी संस्थाएं जिनके माध्यम से सामान्यतः देश चलता है। मुख्य रूप से भारत में जो संस्था के प्रमुख केंद्र हैं उसके अंदर हम एक प्रेसिडेंट का नाम ले सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम ले सकते हैं, पार्लियामेंट का नाम ले सकते हैं, जुडिशरी का नाम ले सकते हैं। हम सब जानते भी हैं कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और प्रेसिडेंट के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। भारत के सभी राज्यों के प्रमुख और देश की सबसे प्रमुख और हाईएस्ट अथॉरिटी कोई है तो देश के राष्ट्रपति होते हैं। इस देश में बनने वाला हर कानून देश के माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से लागू होता है। साथ ही साथ विशेष प्रकार के कई पावर देश के माननीय राष्ट्रपति के पास होते हैं। इस देश के अंदर जिस व्यक्ति के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, इस देश की व्यवस्थाओं को देखता है, उन्हें हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। देश के राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसके अंदर देश भर के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वोट करते हैं। वहीं देश के प्राइम मिनिस्टर के चुनाव, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के माध्यम से जिस दल के सबसे ज़्यादा लोग जीत के आते हैं उस दल का नेता देश के प्राइम मिनिस्टर के नाते देश में अपना कार्यभार देखते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पीएम इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेस ऑल गवर्नमेंट पावर्स। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग से मतलब उसके मंत्रिमंडल से, जिस प्रकार से हर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री अपने मंत्रीगण के साथ मिलकर सारे फैसले लेते हैं, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी अपनी एक कैबिनेट बनाते हैं। वो कैबिनेट सामान्यतः लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि प्राइम मिनिस्टर अपनी इच्छा से चुनता है और माननीय राष्ट्रपति की अनुशंसा से उसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। देश में मिनिस्टर के प्रकार भी हम 3 भागों में से बांट सकते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था। कैबिनेट मिनिस्टर का सबसे पावर सेंटर है। इनके पास देश में विभाग को चलाने की पूरी जिम्मेदारी होती है और इन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलता है। फॉर एग्जांपल, देश का फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, देश का रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, फॉरेन डिपार्टमेंट हो सकता है, डिफेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो सकता है। ये सारे डिपार्टमेंट को लीड करने वाला व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अपना काम देखता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जिन्हें हम हिंदी में राज्य मंत्री भी कह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब हुआ है स्वतंत्र प्रभार। देश में ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर तो नहीं हैं, जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज से मतलब इनके ऊपर कोई भी दूसरा व्यक्ति उस डिपार्टमेंट को देखने वाला नहीं है, या हम यूँ कहें बिना कैबिनेट मिनिस्टर का वो डिपार्टमेंट, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही इंडिपेंडेंटली सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। तीसरा प्रकार आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट से तात्पर्य है कैबिनेट मिनिस्टर को उस डिपार्टमेंट में असिस्ट करने वाला, सहायता देने वाला मिनिस्टर का प्रकार मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, जैसे गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री। इस प्रकार से कैबिनेट का एक स्ट्रक्चर होता है और प्राइम मिनिस्टर जिस कैबिनेट मीटिंग में सारे फैसले लेते हैं
उसके मुख्य अंग केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर देश से संबंधित सभी फैसले और अध्यादेश कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से लेते हैं और इसके अलावा बनने वाले सभी कानून, हमने पहले भी पढ़ा था, देश की संसद में बनते हैं। पार्लियामेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं, हमारा एक अगला इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था। दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा को टेम्पररी बॉडी भी कहते हैं, राज्यसभा को हम परमानेंट बॉडी भी कहते हैं। देश में कोई भी कानून बनने से पहले लोकसभा और राज्यसभा में वो बहुमत से पास होता है। दोनों ही सदनों में उसका पास होना आवश्यक है और पास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से वो देश में कानून के रूप में लागू होता है। केवल मनी बिल एक ऐसा बिल है जो केवल लोकसभा से पास कराने की आवश्यकता होती है, उसे राज्यसभा में भेजने की आवश्यकता नहीं होती। जुडिशरी, न्याय व्यवस्था, सबसे महत्वपूर्ण अंग ये भी हमारे संविधान का है। जुडिशरी के 4 पार्ट के रूप में हमने अभी यहाँ डिवाइड किया हुआ है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोकल कोर्ट। देश का सबसे उच्च अदालत जिसे हम कह सकते हैं उसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो आयु सीमा है रिटायरमेंट की, वो 65 ईयर होती है। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य काम देश भर में ऐसे विषय जो अति महत्वपूर्ण हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। साथ ही साथ हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हुआ केस भी सुप्रीम कोर्ट जाता है और 2 राज्यों में होने वाले विवाद और केंद्र सरकार संबंधित कोई भी विषय सुप्रीम कोर्ट में सामान्यतः सुने जाते हैं। हाई कोर्ट सामान्यतः स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हैं, कहीं कहीं 2 स्टेट के बीच में भी एक ही हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी भी सामान्यतः राज्य के अंतर होने वाले विवाद, सिविल केसेस और अन्य प्रकार के केसेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पास होके गए वो भी हाई कोर्ट में सुने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला स्तरीय कोर्ट हैं, इसमें भी सभी प्रकार के ऐसे केस जो जिला स्तरीय हैं वहाँ पर इनकी सुनवाई होती है। और लोकल कोर्ट जिसे हम एडीजे कोर्ट और सामान्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे आने वाले इन कोर्ट की कैटेगरी को हम लोकल कोर्ट की कैटेगरी में भी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं और आपका 9th क्लास का लास्ट चैप्टर जिसको हमें रिकॉल करना है, डेमोक्रेटिक राइट्स। जब अभी तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी की क्यों आवश्यकता है, फिर डेमोक्रेसी में चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव किस प्रकार से होते हैं, फिर डेमोक्रेसी के बारे में हमने इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा, किस किस प्रकार की संस्था हैं, इन संस्थाओं के अपने अपने क्या क्या काम हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से करना है। और ये भी लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं जो सिटीजन अपने पास रखता है। उन्हीं राइट्स की चर्चा करने के लिए हम बात कर रहे हैं राइट्स इन डेमोक्रेसी चैप्टर 6। ऐसे भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को पर्याप्त रूप से हर क्षेत्र में अधिकार दिए हुए हैं और वो अधिकार केवल इसलिए दिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कहीं भी उत्पीड़न ना हो। कई मामलों में समय समय पर भारतीय संविधान ने अपने आप में परिवर्तन करते हुए नए नए अधिकार नागरिकों को उनकी सुरक्षा के लिए दिए। मैं यहाँ कुछ अधिकार मैंने यहाँ मेंशन भी किए हैं। इनके अलावा भी अनेक अधिकार हैं जो हमें हमारी सुरक्षा के लिए मिले हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ हमारा अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें किसी भी प्रकार के धर्म को मानने का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से हमें अधिकार हैं। और राइट टू एजुकेशन, हमें शिक्षा का अधिकार है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे अधिकार हमें हमारी डेमोक्रेसी ने दिए हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 9th क्लास के सभी चैप्टर्स का रिकॉल किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आज आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।